कॉम्पैक्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की, हम बात कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। और लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था चिलेशन इफेक्ट, तो उसी इफेक्ट को अब हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आपने ये कहा था, जनरली अगर लास्ट लेक्चर की बात करें तो हम यहाँ पे थे, आपने ये कहा अगर निकल का कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करवाते हैं, मान लीजिएगा 6 अमोनिया के मोलिक्यूल लेके आते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा भाई निकल, यहाँ पे 6 अमोनिया के मोलिक्यूल आ जाएंगे, आपके पास यहाँ पे 6 वाटर के मोलिक्यूल चले जाएंगे। फिर आपने कहा अगर यही पर इसी कॉम्प्लेक्स में जनरली हम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लेके आए आपके पास 3 लिगेंड ले आए। लिगेंड की बात की जाए तो आपको पता है इथाइलिन डायमीन आपके पास अब मेटल के साथ इंटरेक्ट करता है, तो ये आपके पास आपको पता है बाइडेंटेट लिगेंड का बिहेव करता है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है एक लिगेंड 2 वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, निकल का थ्राइस +2, आपने ये पढ़ा, और 6 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। फिर आपने कहा जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है निकल, ध्यान दीजिएगा, निकल का थ्राइस +2, और दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारे पास है निकल NH3 6+2। इन दोनों कॉम्प्लेक्स की अगर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करें तो जनरली हम ये कहते हैं कि बात की थी हमने चिलेशन इफेक्ट में, चिलेशन इफेक्ट हम पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में भी हमने यही डिस्कस किया था, ध्यान देना, उसको डिटेल में अब आगे पढ़ेंगे। तो आपने ये कहा था कि जनरली इन दोनों कॉम्प्लेक्स में इसका फॉर्मेशन, इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अब बात ये आती है कि इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझना यहाँ पे कि आपने ये पढ़ा था कि यहाँ पे ध्यान देना, समझना एक बार कि इन अगर इस रिएक्शन की बात करें तो आपने कहा यहाँ जो चेंज इन नंबर ऑफ स्पीसीज है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, आपके पास कितना चेंज है, 0, क्योंकि यहाँ पे भी 6 और 1 7 स्पीसीज है और यहाँ पे भी 6 और 1 7 मॉलिक्यूल है। लेकिन इस रिएक्शन की बात करें तो आपने कहा था यहाँ पे 6 और 1 7, रिएक्टेंट की बात की जाए 3 और 1 4, तो जो चेंज होगा वो हमारे पास क्या बनेगा भाई, 7 - 4, कितने का चेंज आया, 3। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है जनरली वो वहाँ पे आपके पास एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। और हमें पता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में हम ये कहते हैं ΔG = ΔH - T∆H। जितना ज़्यादा ΔH आपके पास एंट्रोपी चेंज रिएक्शन के लिए पॉजिटिव होगा, उस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में जितना एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा उतना ही ΔG नेगेटिव आएगा। ΔG जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतनी ही थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो ये सारी बातें आपने पढ़ी थी सुनना जी। अब यहाँ से आपको ये कंक्लूजन निकल के आया कि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है। और आपको पता भी अगर इस कॉम्प्लेक्स को हम बनाएंगे निकल के साथ, आपके पास 3 बाइडेंटेट लिगेंड आप लेके आओगे, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, ध्यान दीजिएगा ये आपके पास बनेगा, सही है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो ध्यान रखना है। इससे पहले एक एग्जांपल और भी मैंने डिस्कस किया था, अगर आपसे पूछा जाए निकल En+2 और कॉपर का थ्राइस +2, अब इन दोनों में आपको पता है दोनों कॉम्प्लेक्स में चिलेटिंग रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। तो आपको पता था अगर हम इरविंग विलियम सीरीज के अकॉर्डिंग चलते तो आपको पता है, ध्यान देना, कि कॉपर +2 ज़्यादा स्टेबल होता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है एज कंपेयर टू निकल +2। लेकिन ध्यान रहे इरविंग विलियम सीरीज आपके पास तब अप्लाई करनी है जहाँ पे चिलेशन इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा हो, ये वहीं पे करेक्ट होगा। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे, आपको पता है कि यहाँ पे जब, क्योंकि कॉपर +2 में आपके पास क्या होता है, JTD होता है, आपको बताया भी था JTD की वजह से 2 बॉन्ड बड़े होंगे, तो यहाँ पे जो चिलेटिंग रिंग होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिंग स्ट्रेन। तो इरविंग विलियम सीरीज आपको वहाँ अप्लाई करनी है जहाँ पे आपके पास चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स मेंशन ना हो, सही है तो ये आपके पास रहेगा। तो इन दोनों की बात करें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की, पहले बता चुका हूँ, इनमें कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड। यही हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स होता तो फिर आप कॉपर वाले को भी ज़्यादा बोलते, क्योंकि वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, इरविंग विलियम सीरीज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपने ये देखा
कि जो चिलेशन वाला जो इफेक्ट है वो आपका एंट्रोपिकली फेवरेबल होता है, यानी कि जहाँ पे आपके पास यहाँ पे चिलेटिंग रिंग की फॉर्मेशन भी हुई है और ये एंट्रोपिकली फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इस रिएक्शन में जो आपका प्रोडक्ट बना है उसकी एंट्रोपी बढ़ गई, और जितना ज़्यादा डेल एस पॉजिटिव होगा उतना ही डेल जी आपका नेगेटिव आएगा। तो ये बात थी आपके पास। सुनना भाई, तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि जो चिलेशन होता है वो एंट्रोपिकली फेवरेबल होता है। अब सुनना भाई, अब एक बात और समझना है यहाँ पे, जो आपके पास चिलेशन इफेक्ट है वो एंट्रोपिकली फेवरेबल तो होता ही है, लेकिन एज वेल एज एंथैल्पिकली भी फेवरेबल होता है। अब आप कहोगे कि एंथैल्पिकली फेवरेबल कैसे होता है चिलेशन इफेक्ट, तो ध्यान दीजिएगा, अगर चिलेशन इफेक्ट की बात की जाए एंथैल्पिकली कैसे फेवरेबल है, इस बात को और समझना। सुनना भाई, तो अगर मैं कंक्लूजन लेके आऊँ, सुनो पहले कंक्लूजन क्या होता है, चिलेशन इफेक्ट क्या होता है, आप उसके CSIR नेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये मेजर तो एंट्रोपिकली होता है, मेजर एंट्रोपिकली फेवरेबल होता है, ध्यान देना, और माइनर एंथैल्पिकली फेवरेबल होता है, माइनर एंथैल्पिकली फेवरेबल। अब आप ये बोलोगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपके पास ये चिलेशन इफेक्ट कैसे आपके पास माइनर एंथैल्पिकली फेवरेबल है, तो इस बात को भी समझना कि यहाँ पे माइनर एंथैल्पिकली फेवरेबल कैसे है चिलेशन इफेक्ट। सुनना जी, देखो होता क्या आपके पास चिलेशन इफेक्ट में, जनरली मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, मान लीजिएगा हमारे पास निकल का कॉम्प्लेक्स था, निकल का आपके पास ये हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स था, सही है, और यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करवा रहे थे अमोनिया को। तो सुनना भाई, यहाँ पे जब आपके पास एक अमोनिया लेके आओगे तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल चला जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा। जब एक अमोनिया का मॉलिक्यूल आएगा तो अब नेक्स्ट जब सब्स्टिट्यूशन करवाओगे तो दूसरा मॉलिक्यूल भी आपको इस कॉम्प्लेक्स के पास लेके आना पड़ेगा, यानी कि कहने का मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी यहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल को, इस लिगेंड को इस मेटल से सेंटर से अप्रोच करवाने के लिए, सही है। तो यहाँ पे आपके पास हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पे हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ध्यान देना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ऑलरेडी एक लिगेंड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आपको पता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक लिगेंड के बीच में रिपल्सन तो होगा ही, लेकिन उस रिपल्सन के अपोज में हमें यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी, सही है ना। दूसरी बात, और दूसरा हम इस लिगेंड को बाहर से लेके आ रहे हैं, अगर यहीं पर हमारे पास मान लीजिएगा, ध्यान देना, अमीन आया होता, ध्यान से सुनना भाई, मान लीजिएगा अमीन कह रहा हूँ, सॉरी, EN लिगेंड आपके पास आया होता, EN लिगेंड, इथाइलिन डायमीन, तो मान लीजिएगा पहले सब्स्टिट्यूशन में आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हुआ, तो जब एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होगा और यहाँ पे एक आपके पास इथाइलिन डायमीन लिगेंड आके जुड़ेगा, तो आपको पता है ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ध्यान देना। तो यहाँ पे अब ये बताओ, क्या यहाँ पे तो अमोनिया को लेके आना पड़ रहा था, क्या यहाँ पे हमें जो लिगेंड है दूसरे वाला, क्या वो अप्रोच करवाना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये इसके साथ ही अटैच है, यानी कि यहाँ पे ये इजीली इंटरेक्शन कर जाएगा। यहाँ पे जो रिपल्सन एनर्जी होगी या फिर जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इस लिगेंड को अप्रोच करवाने के लिए, क्योंकि ये बाइडेंटेट है, जब यहाँ से अटैच करेगा तो ये पोजीशन यहीं पर रहेगी, तो यानी कि यहाँ पे आपके पास लेस एनर्जी रिक्वायर्ड यहाँ पे आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि चिलेशन इज एंथैल्पिकली आल्सो फेवरेबल बिकॉज लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन बॉन्डिंग चिलेटिंग लिगेंड रेदर देन नॉन चिलेटिंग लिगेंड, यानी कि आपके पास बॉन्डिंग करने के लिए इन केस ऑफ चिलेटिंग लिगेंड लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पे लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे इन केस ऑफ नॉन चिलेटिंग लिगेंड आपको पता है यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पे हाई एनर्जी रिक्वायर। तो जनरली ये कहा जाता है
कि आपने ये देखा कि जो चिलेशन इफेक्ट है वो मेजर एंट्रोपिक तो है ही भाई, मेजर एंट्रोपिक है, क्योंकि आपको पता है ये आपके पास मेजर एंट्रोपिक था क्योंकि चेंज इन चिलेटिंग लिगेंड के सब्स्टिट्यूशन के बाद जो रिएक्शन में प्रोडक्ट में आपके पास नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ रहे हैं, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, डेल जी उतना ही ज्यादा नेगेटिव था, लेकिन एज वेल एज आपके पास स्लाइटली एंथैल्पिकली फेवरेबल भी है, सही है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो चिलेशन ध्यान देना, आपसे नेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपसे कहे कि बताइएगा चिलेशन इफेक्ट क्या है। तो चिलेशन इफेक्ट इज मेजर एंट्रोपिक और माइनर एंथैल्पिक, ये बात आपको याद रखनी है। सुनिएगा यहाँ पे अब हम बात करते हैं, जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स, किसी भी चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा पहला काम ये होता है जनरली स्टेबिलिटी ऑफ चिलेटिंग रिंग, स्टेबिलिटी ऑफ चिलेटिंग रिंग। ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा जाए कि चिलेटिंग रिंग की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, तो देखो होता क्या है जनरली यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जब हम डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड पढ़ते हैं, ध्यान देना डेंटिसिटी ऑफ ए लिगेंड, तो ये जब हम पहली क्लास कोऑर्डिनेशन में जब लिगेंड थ्योरी पढ़ते हैं, लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, वहाँ पे भी हम ये कहते हैं कि जनरली आपके पास जो चिलेटिंग रिंग बनती है वो आपके पास जो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो चिलेटिंग रिंग आपके पास बनती है वो 5 मेंबर्ड की बनती है। कितने मेंबर की बनती है? 5 मेंबर्ड चिलेटिंग रिंग मोस्ट स्टेबल होता है। इसके बाद आपके पास आता है 6 मेंबर्ड चिलेटिंग रिंग, और 6 मेंबर्ड के बाद आपके पास आता है 4 मेंबर चिलेटिंग रिंग। ध्यान दीजिएगा तो जनरली आपके पास ये ऑर्डर होता है चिलेटिंग रिंग की स्टेबिलिटी का। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपके पास जो मेटल के साथ जब कोई लिगेंड कोऑर्डिनेट कर रहा है तो 5 मेंबर की रिंग ही क्यों ज़्यादा स्टेबल है। तो बेसिकली यहाँ पे मान लीजिएगा मेरे पास EN लिगेंड है, ध्यान देना EN लिगेंड आपके पास ये होता है इथाइलिन डायमीन। तो देखो ये मेटल के जब साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेगा, और रीऑर्गेनाइज करेगा तो ये भी 5 मेंबर की रिंग बनाएगा, तो कुछ इस फॉर्म में ये बाइंड करेगा। तो जब ये बाइंड करेगा तो यहाँ पे जो रीऑर्गेनाइजेशन में ये ऑब्जर्व किया जाता है 5 मेंबर की रिंग को रीऑर्गेनाइज होने में सबसे कम एनर्जी रिक्वायर होती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो होती है वो आपके पास 5 मेंबर रिंग की होती है। तो ध्यान रखना स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग is decided, stability of the ring is decided enthalpically. Generally 5 membered ring is most stable than 4 and 6 membered because less organization energy is required for the formation of 5 membered ring. तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पे जब भी आपसे पूछा जाए कि बताइएगा स्टेबिलिटी कितने मेंबर की रिंग की ज़्यादा होगी, तो जनरली 5 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी आपके पास एज कंपेयर टू 6 और 4 मेंबर ज़्यादा होती है। अब सुनना भाई यहाँ पे अब मैं एक लिगेंड और पढ़ने वाला हूँ, दैट इज़ आप सबने पढ़ा होगा AC-1। तो पहले इस लिगेंड को समझना भाई, ये लिगेंड क्या है। AC-1 की अगर बात करें तो जनरली हमारे पास AC होता है एसिटाइल एसीटोन, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इस लिगेंड में क्या होता है जनरली ये डाई कीटो ग्रुप होता है CH2C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास होता है एसिटाइल एसीटोन। ध्यान देना तो इसमें क्या होगा, डाई कीटो कंपाउंड है, 2 कीटो ग्रुप है। अब देखो ध्यान देना जनरली हम बात करें हमारे पास AC-1 है, तो AC-1 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा समझना आपको पता है इस लिगेंड को हम दूसरी फॉर्म, ये तो डाई कीटो फॉर्म है, ये तो डाई कीटो फॉर्म है, दोनों आपके पास कीटो ग्रुप है। इसको अगर मैं इनोल फॉर्म में चेंज करूं तो आप सबको पता होगा इनोल फॉर्म में चेंज करेंगे तो टोटोमराइजेशन होगा और यहाँ पे OH बन जाएगा।
ये आपके पास इनोलिक फॉर्म होती है। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ध्यान देना, यहाँ पे अगर यहाँ से H+ आपका एलिमिनेट हो जाए, यहाँ से ध्यान देना -H+, तो ये आपके पास लिगेंड बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O CO -CH3। ये लिगेंड होता है आपका AC-AC-1। ध्यान देना। अब आप ये कहोगे कि ये जब लिगेंड जब मेटल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो कैसा बिहेव ये शो करेगा, ये बाइडेंटेट का बिहेव करेगा या फिर ट्राइडेंटेट का बिहेव करेगा। तो इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं AC-AC लिगेंड की बात करूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सुनना भाई, समझना इस लिगेंड के बारे में और सीखना। देखो यहां पे आपके पास जो AC-AC है, AC-AC-1, आपने कहा हमारे पास ये लिगेंड आपके पास कुछ इस तरीके से होता है जो अभी हमने बात की, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CO -CH3। अगर मैं यहाँ पे कंजुगेशन लेके चलूँ, ध्यान देना, इसको मैं इधर लेके आता हूँ और इस नेगेटिव चार्ज को इधर लेके आता हूँ, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास बनाएंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH- और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। तो ये जो लिगेंड है आपके पास, बात ये पूछी जाए कि ये बाइडेंटेट का बिहेव करेगा या ट्राइडेंटेट का बिहेव करेगा, तो सुनना भाई, जब अगर इस फॉर्म में मेटल के साथ में इंटरेक्ट करवाता हूं तो क्या होगा। इस फॉर्म को थोड़ा रीऑर्गेनाइज करते हैं। आपको पता है यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ CH, इधर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इस कार्बन के साथ यहाँ पे O- है और इस कार्बन के साथ CH3। इधर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपके पास कार्बन है, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और CH3। इसको मैं इस तरीके से रीऑर्गेनाइज कर रहा हूं। अगर इस लिगेंड को हम लेके आए ऐसे, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, CH- कार्बन डबल बॉन्ड O कार्बन डबल बॉन्ड O CH3 इसको मैं इस तरीके से रीऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। जब मेटल के साथ हम इनका इंटरेक्शन करवाएंगे तो इस फॉर्म में आप क्या कह सकते हो, यहाँ से भी डोनेशन कर सकता है, यहाँ से भी डोनेशन कर सकता है, यहाँ से भी डोनेशन कर सकता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से तो आपको क्या बिहेव लग रहा है कि ये तो ट्राइडेंटेट का बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है, ट्राइडेंटेट का बिहेव कर रहा है। अगर हम इस फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ से डोनेशन ये इधर भी करेगा, यहाँ से ये डोनेशन आपका इधर भी करेगा। ध्यान देना। और अब खास बात ये होगी, यहाँ पे आपको पता है ये पाई डोनर लिगेंड है, O- कैसा लिगेंड हो गया, जनरली पाई डोनर लिगेंड हो गया यहाँ से। तो जब ये इंटरेक्शन में जाएगा, अगर पाई इंटरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जनरली डबल बॉन्ड करेक्टर भी आ जाएगा। तो देखो ओवरऑल होता क्या है, यहाँ पे तो आपके पास 6 मेंबर्ड की रिंग बन रही है और जब ये ट्राइडेंटेट का बिहेव कर रहा है तो 1 2 3 4, ये भी 4 मेंबर की और ये भी 4 मेंबर की। तो कंक्लूजन ये आता है कि ये लिगेंड आपके पास कैसा बिहेव करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑलवेज बाइडेंटेट का बिहेव करता है। जिन भी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड प्रेजेंट होगा ये हमेशा बाइडेंटेट का बिहेव करेगा। और खास बात ये होती है, यहाँ पे जो 6 मेंबर्ड की रिंग है ये एक्स्ट्रा स्टेबलाइज होता है। अब आप कहोगे सर ये एक्स्ट्रा स्टेबलाइज कैसे है, तो अगर आप ध्यान से देखो, जनरली इस रिंग में आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 2 2 4 और 2 6। जनरली इस रिंग में एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाता है। कैसा कैरेक्टर आ जाता है, एरोमेटिक कैरेक्टर। तो ये जो रिंग है एरोमेटाइज, एरोमेटिक से भी क्या है, स्टेबलाइज्ड है, हाईली स्टेबलाइज्ड है। तो ध्यान देना, जब AC मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है तो बाइडेंटेट का काम करता है और वहां पे इस 6 मेंबर्ड की रिंग की जो स्टेबिलिटी होती है वो 5 मेंबर रिंग से भी ज्यादा हो जाती है। और रीजन क्या है, क्योंकि ये रिंग एरोमेटिक कैरेक्टर लेके आई है और ये एरोमेटिक से भी स्टेबलाइज है। तो ध्यान रहे यहाँ पे इस लिगेंड के बारे में याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाए या कोई न्यूमेरिकल आ भी जाए, ध्यान देना। मान लीजिए कि एक सवाल लिखता हूं मैं, आपसे कह दे निकल के 2 कॉम्प्लेक्स हैं, निकल EN का थ्राइस +2, एक और कॉम्प्लेक्स कह दे निकल AC का थ्राइस
और यहाँ पे -1, यहाँ पे भी निकल +2, यहाँ पे भी निकल +2, क्योंकि फॉर्मल चार्ज पे -1 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे x - 3 = -1, तो x = +2। आपसे कह दे दोनों में स्टेबल कौन होगा, ओहो यहाँ पे इथाइलिन डाइअमीन है, और आपको पता है यहाँ तो चिलेटिंग रिंग कितने मेंबर की बनती है, 5 मेंबर्ड की, और यहाँ AC लिगेंड है, और AC लिगेंड होगा, आपने पढ़ा, यहाँ तो कमाल हो जाएगा। और कमाल क्या होगा भाई साहब, यहाँ आपके पास रिंग के अंदर एरोमेटिक करैक्टर आ जाएगा। तो अब देखो, वैसे तो हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, 5 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, नहीं भाई, इस लिगेंड में इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात की जाए, मान लीजिएगा इन दो, इस कॉम्प्लेक्स को मैंने माना A, इसको माना B, आपसे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पूछ ले तो ध्यान रहे B विल बी मोर स्टेबल देन A। रीजन, क्योंकि इसमें जो चिलेटिंग रिंग बन रही है उसमें एरोमेटिक करैक्टर आ गया। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है इन कॉम्प्लेक्स के, मैं अभी आपके सामने लिखता हूं। तो जितने भी चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स आज मैं डिस्कस करूं, सबका स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए भाई, सही है ना। तो ये तो बात थी इस लिगेंड के बारे में। और देखो और भी कॉम्प्लेक्स, एल्यूमिनियम भी बनाता है इसके साथ, एल्यूमिनियम भी AC के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, ध्यान दीजिएगा। और अगर चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, यहाँ पे टाइटेनियम बनाता है, टाइटेनियम AC का थ्राइस, क्रोमियम भी बनाता है, क्रोमियम भी बनाता है, कोबाल्ट भी बनाता है, ध्यान रहे। तो सब में आपके पास, इन सब में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +3। तो ध्यान रहे, आपसे पूछ ले इन कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग कितनी बनेगी, नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग, तो सब में चिलेटिंग रिंग तो कितनी बनेगी भाई, 3 बनेगी। नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग कितनी बनेगी, 3। आपसे पूछ ले चिलेटिंग रिंग का साइज क्या होगा, तो सब में रिंग का साइज क्या होगा, 6 मेंबर्ड की चिलेटिंग रिंग बनेगी। दोनों बातें आपको याद रखनी है, सही है। तो ये कहानी थी भाई आपके पास AC लिगेंड के बारे में, सही है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, और कमाल का एग्जांपल है, सुनिएगा। नेट के एग्जाम में मान लीजिएगा सवाल आने लायक ही है, और कभी भी आ सकता है 4 नंबर में। सुनो जी, मैंने कॉम्प्लेक्स लिया CdH2O4, ये मेरे पास एक Cd+2 कैडमियम का एक कॉम्प्लेक्स है, Cd+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और आपको पता है ये आपके पास कैसा सिस्टम है, कैसा होगा ये बताओ भाई। आपको पता है Cd+2 D8 सिस्टम, मेटल 4D क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। 50 बार बोल चुका हूं भाई ये बात, अब आपको पता ही होनी चाहिए, स्क्वायर प्लेनर बनेगा। और D8 है तो कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर है, डायमैग्नेटिक है, DsP2। ये तो कॉम्प्लेक्स की कहानी हो गई। और जनरली एक बात और सुनना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को में किसी भी कॉम्प्लेक्स का बनना, कोई भी नया कॉम्प्लेक्स बनता है उसका मतलब होता है कि उसके एक्वा कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाना हो उसके एक्वा कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स था, हमने यहाँ पे 4 अमोनिया लेके आए, और यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन गया CD। यहाँ पे चारों के चारों वाटर के मॉलिक्यूल रिप्लेस कर दिए अमोनिया ने, ये आपके पास बना। ध्यान दीजिएगा। दूसरे केस में हम यहाँ पे इसी कॉम्प्लेक्स में 2 EN लिगेंड लेके आए, और जब EN लिगेंड लेके आएंगे तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स बन जाएगा CdEn का ट्वाइस +2, और 4 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो गए, सही है। और अगर मैं बात करूं इस कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर की भी बात करूं, सिंपल है, कैडमियम के साथ इथाइलिन डाइअमीन है, NH2 बाइडेंटेड लिगेंड होता है। ये आपके पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाएगा, ये आपके पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गया, ध्यान दीजिएगा, ये बना यहाँ पे, सही है। तीसरा ध्यान देना, CdH2O4 +2, यहाँ पे मैं लेके आया TRIEN, याद है
ये हम लिगेंड पहले भी कोऑर्डिनेशन के रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं, याद हो तो कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में था टेट्राडेंटेट लिगेंड होता है। और आपने पढ़ा भी होगा क्या क्या था भाई, जनरली ये आपके पास CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2 टेट्राडेंटेट लिगेंड होता है, ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे ये लिगेंड अगर आएगा तो यहाँ पे हर एक वाटर के मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्या बन जाएगा CDTRIEN +2, 4 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो गए। सुनिएगा, अगर इस कॉम्प्लेक्स को आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पे बना सकते हैं, यहीं पे बना रहा हूँ मैं। कैसे बनाएंगे भाई, CD के साथ मान लीजिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन था, अब इस नाइट्रोजन के साथ हमारे पास यहाँ क्या आएगा, NH2 आएगा, ये जुड़ गया। अब इसके साथ अगर मैं बात करूँ एक CH2 ये NH2 एक और आपके पास जुड़ गया। इधर हम बात करें CH2 NH2, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है जनरली। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान देना समझना एक बार, तीनों कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम इन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात करें तो ध्यान दीजिएगा हम एंट्रोपी, क्योंकि चिलेटिंग रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, एंट्रोपी में चेंज देखेंगे तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्पीसीज में चेंज कितना है यहाँ पे डेल एन, प्रोडक्ट में कितना है चेक करो, 4 और 1 5, रिएक्टेंट में 4 और 1 5, डेल एन 0। यहाँ पे चेक करो 4 और 1 5, 2 और 1 3, तो 5 में से 3 गए, कितने का चेंज आया 2। इधर देखो, इधर 4 और 1 5, इधर 2, यहाँ डेल एन में चेंज कितना आया, 5 में से 2 गए तो कितना आया 3। यानी कि आपको इन रिएक्शन को देख के अगर आपसे पेपर में पूछा जाए, बताइएगा कॉम्प्लेक्स ए, कॉम्प्लेक्स बी और कॉम्प्लेक्स सी, इनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो आपको पता चला जब कॉम्प्लेक्स सी की फॉर्मेशन हो रही है तो एंट्रोपी चेंज सबसे ज्यादा पॉजिटिव आया है, इसके लिए डेल जी उतना ही ज्यादा नेगेटिव होगा, इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। तो यहां से बढ़िया सवाल है, ध्यान रहे, CSIR नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहां से थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, C, देन B और देन A। दिस इज ऑल अबाउट चिलेशन इफेक्ट, सही है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल थे आपके पास चिलेशन इफेक्ट के, सही है। तो एक एक बात आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि चिलेटिंग रिंग की फॉर्मेशन होने से कैसे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह भी पता होना चाहिए कि आपसे मान लो इसी कॉम्प्लेक्स में पूछ लेता, बताओ इस कॉम्प्लेक्स में चिलेटिंग रिंग कितनी बनेगी, तो यहाँ पे देखो चिलेटिंग रिंग एक तो ये बनी, एक ये बनी और एक ये बनी, तो चिलेटिंग रिंग कितनी बनी भाई साहब, यहाँ पे 3। आपसे पूछ लेता कितने मेंबर की बनेंगी, तो सारी की सारी चिलेटिंग रिंग आपके पास कितने रिंग साइज है, 5 मेंबर की रिंग बनी है, सही है ना। इसमें कितनी रिंग बनी थी आपके पास, 2। ये सारी बातें आप